The Coaching Habit. Say less, ask more, and change the way you lead forever. Book by Michael Bungay Stanier. Introduction. कोच वह होता है जो दूसरों को गाइडेंस देता है और लीड करता है। यह पोजीशन सिर्फ स्पोर्ट्स की फील्ड तक ही नहीं लिमिटेड नहीं होती है। बिजनेस लीडर्स भी कोच हो सकते हैं। एक मजबूत और इंडिपेंडेंट टीम बनाना हर कोच का सपना होता है। लेकिन कोचिंग आसान जॉब नहीं है। कई बार अपना सबसे बेस्ट देना भी काफी नहीं होता। कई बार आपकी टीम आपके सिखाए हुए लेसन्स को भूल जाती है। इसका हल यह है कि आप अपने कोच करने का तरीका बदलिए। इसे स्केड्यूल्ड कोचिंग सेशन यानी टाइम में बंधे हुए कोचिंग सेशन के जरिए करना बंद कीजिए। इसके बदले कोचिंग अपनी आदत बना लीजिए। एक लेसन सिखाने का कोई भी मौका मत छोड़िए, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। यह समरी आपको उन चैलेंजेज को दिखाएगी जिसका सामना अक्सर हर बिजनेस को प्रॉब्लम सोल्व करते हुए करना पड़ता है। आप ओ के सवाल यानी एंड व्हाट एल्स, जिसका हिंदी में मतलब है और क्या, के जरिए प्रोडक्टिव बातचीत करना सीखेंगे। यह सवाल आपकी टीम को क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढने में भी मदद करेगा। इन सॉल्यूशंस से आप सबसे बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं। एक कोच के रूप में आपको लोगों को इस तरीके से गाइड करना चाहिए जिससे उन्हें और किसी सुपरविजन की जरूरत ना पड़े। यह समरी आपको दिखाएगी कि ऐसा कैसे करना है। आपको यह भी सीखने को मिलेगा कि कोई प्रॉब्लम हल करते समय सच में स्ट्रेटजिक कैसे बने। यह आपको और ज्यादा यूजफुल और मीनिंगफुल काम करने में मदद करेगी। यह समरी आपको कुछ भी सीखने का सबसे असरदार तरीका बताएगी। एक कोच के तौर पर आपकी टीम के लिए और अपने लिए टारगेट बहुत ऊंचे होंगे। उस तक पहुंचने के लिए आपको एफिशिएंट और मदद करने वाला कोच बनना सीखने की जरूरत है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर बार अपनी टीम को बताएं कि उन्हें क्या करना है। आपको उन्हें ऐसे सवाल पूछने की जरूरत है जो उन्हें सेल्फ इंप्रूवमेंट की ओर गाइड करें। आप कम बोलकर भी उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। द किकस्टार्ट क्वेश्चन। जब आप लोगों के ग्रुप को लीड करते हैं तब आपको कोच समझा जाता है। डायरेक्टर, मैनेजर और सुपरवाइजर, इन सब को कोच के रूप में देखा जाता है। आपको उन लोगों को बेहतर बनने में मदद करनी चाहिए जो आपके लिए काम करते हैं। ऐसे दो मेन प्रॉब्लम हैं जिन्हें किसी भी कोच को सुलझाना होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत से बिजनेस को बेहतर होने की जरूरत है। ज्यादातर कंपनियां इंटरनल प्रॉब्लम का पता लगाने में समय लेती हैं। वह हर हफ्ते बहुत सी मीटिंग्स करती हैं, लेकिन यह सब मीटिंग हल ढूंढने में कामयाब नहीं होती। दूसरा प्रॉब्लम है ऑफिस में बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातचीत होना। यह वह समय है जब आप बिजनेस के अलावा दूसरी चीजों के बारे में बात करते हुए समय बर्बाद करते हैं। छोटी बातचीत की कभी कभी जरूरत पड़ती है। यह रोज की रूटीन से ब्रेक के लिए होती है। हर बार काम की बातचीत करना थकाने वाला हो सकता है, लेकिन यह चीज किसी कोच के लिए ठीक नहीं है। कई बार बहुत कम बात करना या मीटिंग ना करना भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। कई बिजनेस बिना डिस्कशन किए ही प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। वह गलत प्रॉब्लम की ओर भागते हैं और अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद करते हैं। तो आप एक कोच के रूप में यह कैसे तय करेंगे कि कौन से प्रॉब्लम को सोल्व करने की जरूरत है? आप ऐसा किकस्टार्ट सवाल पूछकर कर सकते हैं। गैरी जब भी अपनी टीम से मिलते हैं वह एक किकस्टार्ट सवाल पूछते हैं। वह उनसे पूछते हैं, तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है? यह सवाल मीनिंगफुल है क्योंकि यह बातचीत तो शुरू करता है लेकिन गैर जरूरी बातचीत नहीं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह सवाल छोटी बातचीत की तरफ नहीं लेकर जाता। यह एम्प्लॉई को उनके मन में जो भी है वह बोलने की आज़ादी देता है। ये बताता है कि गैरी उनसे सबसे ज्यादा जरूरी चीजों के बारे में बात करने की उम्मीद करते हैं। किकस्टार्ट सवाल आपको प्रॉब्लम को पहचानने में मदद करता है, लेकिन 3P मॉडल आपको इसके आगे मदद कर सकता है। 3P का मतलब होता है प्रोजेक्ट, पीपल या लोग और पैटर्न। प्रोजेक्ट वह काम है जो आपकी टीम कर रही है। पीपल वह लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। पैटर्न वह व्यवहार या हरकत है जो लोग काम करते हुए दिखाते हैं। आमतौर पर इन तीनों एरिया में से ही किसी एक में प्रॉब्लम आती है।
गैरी हर डिस्कशन में 3P पर ध्यान देते हैं। 3P मॉडल और किकस्टार्ट सवाल हर मीटिंग को प्रोडक्टिव बनाते हैं। आमतौर पर प्रोजेक्ट में हो रही प्रॉब्लम को ढूंढना सबसे आसान है, इसीलिए गैरी हमेशा इसके बारे में सबसे पहले पूछते हैं। जब पीपल यानी लोगों की बात आती है तो गैरी यह पहचानने की कोशिश करते हैं कि किसका वर्कप्लेस रिलेशनशिप सबसे खराब है। मान लीजिए पहले 2P इस टीम के प्रॉब्लम नहीं है, तब गैरी प्रॉब्लमैटिक पैटर्न या बिहेवियर खोजते हैं। द क्वेश्चन। पॉल नट एक एनालिस्ट हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस में लिए जाने वाले फैसलों पर स्टडी की है। स्टडी करते हुए नट को कुछ इंटरेस्टिंग मिला। जितने भी फैसले कंपनियां लेती है वह उनमें से ज्यादातर बाइनरी ऑप्शन होते हैं, यानी 2 ऑप्शन। इसका मतलब है जिसके पास फैसले लेने का हक है उसके पास डिसीजन लेने का एक आसान तरीका है। वो बस एक सवाल पूछता है, हमें यह करना चाहिए या नहीं। फैसले लेने का ये बाइनरी सिस्टम ज्यादातर समय फेल होता है और यह चिंता की बात है। ऑर्गेनाइजेशंस इसके पीछे समय, मेहनत और पैसे जैसे बहुत से रिसोर्सेज बर्बाद करते हैं। नट ने कहा ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे फैसले ले रहे हैं जैसे कोई गैर जिम्मेदार टीनेजर लेता है। लेकिन वे ऑर्गेनाइजेशंस जो और भी ज्यादा ऑप्शन कंसीडर करते हैं उनके रिजल्ट अलग थे। वे ऑर्गेनाइजेशन यह नहीं पूछ रहे थे कि यह करना चाहिए या नहीं, इसके बजाय उनका सवाल होता था, या शायद हमें ये करना चाहिए, या फिर शायद वो। उनके फैसले ज्यादातर सक्सेसफुल रहे इसलिए उन्होंने न सिर्फ अपने रिसोर्सेज बचाए बल्कि कुछ रिसोर्सेज कमाए भी। इसलिए कंपनियों को फैसले लेने के लिए कम से कम 3 ऑप्शन को कंसीडर करना चाहिए। एक कोच के रूप में आप अक्सर लोगों को सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी कंसीडर करते देखेंगे और यही कार्ला ने भी अपने वर्कप्लेस में गौर किया। कार्ला अपनी टीम से एक सवाल पूछती है जो उन्हें किसी भी सिचुएशन में ज्यादा नॉलेज देता है। वह सवाल है एंड व्हाट एल्स, यानी और क्या। इसे और सवाल भी कहा जाता है। ऐसा कई बार हुआ है जब कार्ला यह सवाल पूछती है। जैसे कोई कार्ला को फ्यूचर के लिए अपने प्लान के बारे में बताता है। आप और क्या कर सकते हैं पूछकर कार्ला उन्हें और ज्यादा पॉसिबिलिटीज कंसीडर करवाती हैं। यह कार्ला को तब भी मदद करता है जब उनकी टीम कोई प्रॉब्लम सोल्व कर रही होती है। कार्ला उनसे पूछती है कि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, लेकिन उसका जो जवाब बताया गया था कार्ला उससे खुश नहीं थी। तो उन्होंने पूछना जारी रखा। उन्होंने पूछा, यहाँ और क्या है जो हमारे लिए चैलेंजिंग है। और सवाल हेल्पफुल है क्योंकि यह आपको एडवाइस मॉन्स्टर बनने से रोकता है, यानी जब आप हमेशा लोगों को बताते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। समय पर सलाह देना जरूरी होता है, लेकिन ज्यादा सलाह देना खराब हो सकता है। कई बार आपकी सलाह गलत भी साबित हो सकती है। आप यह बात तब तक नहीं जान सकते जब तक आपके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो। और सवाल आपको यह गलती करने से रोकता है। और सवाल अपनी आदत बना लीजिए। यह कोई भी प्रॉब्लम हल करने का सबसे आसान तरीका है। एक कोच के रूप में कई बार सिचुएशन समझना आसान नहीं होगा। आपको उसे समझने में समय लगेगा और सही इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी आपको समय लगेगा। ऐसे समय में पूछिए एंड व्हाट एल्स, यानी और क्या। इस तरीके से आपको सोचने के लिए कुछ समय मिल जाएगा। ऐसी कुछ चीजें हैं जिसे आपको और सवाल पूछते समय ध्यान में रखना चाहिए। पहला, इसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल मत कीजिए। कई बार आपको लगेगा कि बातचीत में एनर्जी की कमी हो रही है, आपकी टीम थक गई है, तब वो सवाल पूछना बंद कर दीजिए। अगर कोई कहता है कि इसमें और कुछ भी नहीं है तो नई बात शुरू कीजिए। जब आप यह सवाल करें तब सच्चे मन से कीजिए। सिर्फ इसलिए कि आप यह सवाल पूछ सकते हैं इसलिए इसे मत पूछिए। आपको यह खुद एक्सपीरियंस करके पता लगाना होगा कि कितनी बार इसे इस्तेमाल करना इफेक्टिव है। इस बुक के ऑथर माइकल स्टेनियर इसे कम से कम 3 बार पूछने की सलाह देते हैं, लेकिन आपको इसे 5 बार से ज्यादा नहीं पूछना चाहिए। आप इस सवाल को कितनी बार पूछते हैं यह बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा ऑप्शंस होना भी खराब है। और सवाल का गोल यह नहीं है कि आपके पास जितना हो सके उतने ज्यादा आइडिया हों। इसका गोल है एक इंसान या एक टीम के पास जितने भी अच्छे आइडिया हो सकते हैं उसे खोजना। द लेजी क्वेश्चन।
बिजनेस एनवायरनमेंट में किसी की मदद करना सबसे मुश्किल काम में से एक है। आमतौर पर लोगों को यह पता नहीं होता कि दूसरों को मदद कैसे ऑफर करें। जैसे पॉल को ही ले लीजिए। पॉल एक सुपरवाइजर है। एक एम्प्लॉई उनसे मदद मांगता है। एम्प्लॉई को गाइड करने के बजाय पॉल उस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से अकेले हैंडल करते हैं। इसके कारण एम्प्लॉई नाराज महसूस करता है, उसे लगता है जैसे वो किसी काम का नहीं है। लोग एक दूसरे को किस तरीके से मदद करते हैं, यह ट्रांजैक्शनल एनालिसिस या टा में स्टडी किया जाता है। टा एक सिचुएशन की पहचान करता है जिसे ड्रामा ट्रायंगल कहा जाता है। ड्रामा ट्रायंगल का मतलब है जब लोग प्रॉब्लम सोल्व करते हुए 3 तरह के रोल में बंट जाते हैं। वह 3 रोल है: प्रोसिक्यूटर या इल्जाम लगाने वाला, विक्टिम और रेस्क्यूअर या बचाव करने वाला। प्रोसिक्यूटर वह इंसान होता है जो यह मानता है कि उसके चारों तरफ सिर्फ बेवकूफ भरे पड़े हैं। उसे लगता है कि हर प्रॉब्लम का कारण दूसरे लोग हैं। प्रोसिक्यूटर यह भी मानता है कि बाकी लोग उसके जितने अच्छे या एफिशिएंट नहीं हैं। लोगों को प्रोसिक्यूटर के साथ काम करना पसंद नहीं होता है। विक्टिम को हमेशा यह लगता है कि उसकी जिंदगी मुश्किल इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया ही गलत या अनफेयर है। उन्हें निराशा और नाउम्मीदगी महसूस होती है। वह अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं करते। विक्टिम मेहनत करने के बजाय हमेशा अपनी प्रॉब्लम के बारे में शिकायत करते रहते हैं। विक्टिम अपनी प्रॉब्लम सुलझाने के लिए दूसरे लोगों पर डिपेंड करते हैं। रेस्क्यूअर को लगता है कि सभी प्रॉब्लम को सुलझाना उन्हीं की जिम्मेदारी है। रेस्क्यूअर को लगता है कि उनके बिना कोई भी चीज ठीक से नहीं हो सकती। वह जिम्मेदारी उठाते हैं और सबकी मदद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बिना मांगे मदद भी अच्छी नहीं होती है। आखिरकार लोग रेस्क्यूअर को नजरअंदाज करने लगते हैं और उनसे मदद नहीं लेते। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो सभी लोग इन 3 में से ही किसी एक रोल में आ जाते हैं। लेकिन हर इंसान का एक मनपसंद पोजीशन होती है। ज्यादातर कोच का रोल रेस्क्यूअर का होता है। आपको लगता है कि आपको सलाह देनी ही चाहिए। उनके अंदर अपनी टीम का हर प्रॉब्लम सोल्व करने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है। लेकिन ऐसा करना आपकी टीम के डेवलपमेंट को लिमिटेड कर देता है। अगर आप उन्हें लगातार बचाते रहेंगे तो एक कोच के रूप में आप फेल हो जाएंगे। तो आपको इस ड्रामा ट्रायंगल में फंसने से बचने के लिए क्या करना चाहिए? बदकिस्मती से आप इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। कोई ना कोई ड्रामा हमेशा होता ही रहेगा। लेकिन आप यह कर सकते हैं कि जैसे ही ड्रामा ट्रायंगल शुरू होने लगे, आप उसे जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करें। अगर आपको आपका मनपसंद रोल पता है, तो आप इन हरकतों को होने से रोक सकते हैं। लेजी क्वेश्चन या आलसी सवाल एक ऐसा तरीका है जिससे आप रेस्क्यूअर बनने से बच सकते हैं। मान लीजिए आपकी टीम से कोई आपके पास एक प्रॉब्लम लेकर आया है, तो यह जरूर पूछें, मैं मदद कैसे कर सकता हूं? यह सवाल 2 कारणों से असरदार है। पहला, जो इंसान आपके पास मदद के लिए आया है, उसे एक साफ-साफ रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। हो सकता है कि उसे पता ही ना हो कि उसे आपकी मदद किस चीज के लिए चाहिए। आलसी सवाल उसे अपने परेशानी को बेहतर समझने का मौका देगा। दूसरा, यह आपको तुरंत सलाह देने से रोकेगा। यह आपको रेस्क्यूअर या एडवाइस मॉन्स्टर बनने से रोकेगा। मैं कैसे मदद कर सकता हूं? पूछने में परेशानी यह है कि आपको इसके कई जवाब मिल सकते हैं। उनके कुछ बहुत ज्यादा पूछ लेने से आप घबरा भी सकते हैं। अगर वो आपसे किसी बड़े प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए कहें, तो क्या होगा? अगर वे एक बड़े बजट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या होगा? एक बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि आप हमेशा ना बोल सकते हैं। आपको तुरंत ना बोलने की भी जरूरत नहीं है। आप उनसे जवाब देने के लिए समय भी मांग सकते हैं। इसलिए कभी भी आलसी सवाल, मैं कैसे मदद कर सकता हूं, पूछने से डरिए मत। दी स्ट्रैटेजिक क्वेश्चन। आप जो काम करते हैं वह 2 तरह के होते हैं। एक वह काम होता है जिसे करने के लिए आप मोटिवेटेड महसूस करते हैं। यह काम मीनिंगफुल होता है और इसका एक पर्पस होता है। इसे ग्रेट काम के तौर पर जाना जाता है। मान लीजिए आप अपनी कंपनी के लिए एक नई सेल्स स्ट्रेटजी बनाते हैं। आपको पता है कि आगे चलकर यह प्रॉफिट को बढ़ाएगा।
आप इस प्लान को लेकर पैशनेट है क्योंकि यह आपका खुद का आइडिया है। इस प्लान को पूरा करना बहुत ग्रेट काम के रूप में गिना जाएगा। दूसरे तरीके का काम है गुड यानी अच्छा काम। यह वह ऑर्डिनरी काम है जो आप रोज करते हैं, जैसे ईमेल लिखना, डॉक्यूमेंट साइन करना। स्ट्रेटेजिक बनकर आप और भी ज्यादा ग्रेट काम कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रेटेजिक होने का मतलब क्या है? लोग अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल चीजों को खास दिखाने के लिए करते हैं, जैसे वह स्ट्रेटेजिक मीटिंग रखते हैं और स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। लेकिन यह मीटिंग और रिपोर्ट आखिर में बेकार होती हैं। इनसे स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं बनते। स्ट्रेटेजी का असली मतलब है यह चुनना कि आपको क्या नहीं करना है। स्ट्रेटेजिक सवाल प्रॉब्लम की जड़ तक जाता है। इसका सवाल है, अगर आप इसके लिए हाँ बोल रहे हैं तो आप किसके लिए ना बोल रहे हैं? हम कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट की ज़रूरतों को समझे बिना चीज़ों के लिए हाँ बोल देते हैं। जैसे ग्रेस ने एक मीटिंग अटेंड करने के लिए हाँ कहा था। साथ ही ग्रेस ने उस समय होने वाली बाकी चीज़ों को ना कह दिया था। उसने अपने प्रोजेक्ट पर काम करने को ना कहा था, साथ ही वो उसने अपने बचे हुए काम को पूरा करने को ना कह रही थी। स्ट्रेटेजिक सवाल आपको यह समझने में मदद करता है कि आप क्या खो रहे हैं। यह आपको यह समझने में मदद कर सकता है कि वह मीटिंग ज़रूरी है या नहीं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए कि आप किस चीज़ को ना बोल रहे हैं, आप 3P मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीटिंग के लिए हाँ बोलने पर आपको किस प्रोजेक्ट को रोकना या पोस्टपोन करना पड़ेगा? पीपल या लोगों के लिए मीटिंग में हाँ बोलने से आपके साथ काम करने वालों से आपके रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा? और जब बात पैटर्न की आए तो आपकी कौन सी आदत या बिलीव्स पर उनसे जुड़ने से असर पड़ेगा? स्ट्रेटेजिक सवाल के जरिए यह जानना आसान हो जाता है कि आपको किस चीज़ को ना बोलना है। लेकिन असल में ना बोलना ही मुश्किल है और आपके साथ काम करने वाले लोगों को ना बोलना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। ना बोलने की प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका है हाँ बोलना थोड़ा धीरे कर दें। इसका मतलब है और ज़्यादा सवाल पूछना। यह आपको हाँ बोलने से पहले प्रोजेक्ट को समझने में मदद करता है। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, या आपने और किस किस से पूछा है, जैसे सवाल पूछ सकते हैं। और भी सवाल हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, जैसे यह काम कितना अर्जेंट है और यह किस स्टैंडर्ड के हिसाब से पूरा करना होगा। अच्छे जवाब पाना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब होगा कि यह प्रोजेक्ट बहुत ग्रेट काम से भरा हुआ है। मान लीजिए आपको साफ साफ जवाब नहीं मिलता, तब कम से कम आपके पास फैसला लेने के लिए समय होगा। अगर यह प्रोजेक्ट खराब है तो आपसे पूछने वाला इंसान इसका जवाब नहीं दे पाएगा। इसके बदले में वह किसी दूसरे इंसान को खोजने की कोशिश करेगा जो इतने सवाल ना पूछे। जैसे जॉन ने मैरी को एक मीटिंग के लिए इनवाइट किया। मैरी की उस मीटिंग को अटेंड करने की उतनी इच्छा नहीं थी क्योंकि उनके पास पहले से ही कुछ करने के लिए था, तो वह जॉन से सवाल करने लगती हैं। जॉन ने कहा कि मीटिंग बहुत ज़रूरी थी। यह अगले महीने होने वाले प्रोजेक्ट को लॉन्च के बारे में थी। उसने मैरी को मीटिंग अटेंड करने के लिए कहा क्योंकि वो मार्केटिंग टीम की हेड है। उनकी इनपुट वहाँ ज़रूरी है। इस सिचुएशन में जॉन मैरी को अच्छा जवाब दे पाया, इसलिए वह मीटिंग में शामिल होने के लिए तैयार हो गई। दी लर्निंग क्वेश्चन। एक कोच का गोल होता है अपनी टीम को इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल बनाना, लेकिन ज़्यादातर लोगों को सिखाना मुश्किल होता है। एक कॉन्सेप्ट को बार बार समझाना भी उनमें कोई बदलाव नहीं लाता। कुछ भी कर लो, वह बस नहीं सीखते। लोग आपके इंस्ट्रक्शन या अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीखते। वह तभी सीखते हैं जब उन पर याद रखने के लिए दबाव डाला जाता है, और यही नेड हमेशा अपनी मीटिंग्स में करते हैं। वह अपने एम्प्लॉयीज से जो चीज़ याद रखने की ज़रूरत है उसके बारे में एक सवाल पूछते हैं। नेड उनसे हर मीटिंग के बाद सीखने वाले सवाल पूछते हैं। सीखने वाले सवाल हैं, आपके लिए सबसे यूज़फुल क्या था? साइकोलॉजिस्ट्स ने इस सवाल के इम्पोर्टेंस को लेकर सालों तक स्टडी की है। उन्होंने लोगों को किसी चीज़ को याद रखने के लिए एक आसान सा तरीका निकाला है। आपको भूल जाने के प्रोसेस में रुकावट डालनी होगी। यह पूछना कि इसमें तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल क्या था, वह रुकावट पैदा करता है। लोगों को जानकारी याद करवाने के लिए इकलौता सवाल नहीं है।
ऐसे और भी सवाल है, जैसे आपने क्या सीखा, लेकिन सीखने वाला सवाल कई कारणों से इन सब सवालों से सबसे अच्छा है। पहला कारण है, इससे आप लोगों को यह जानकारी देते हैं कि वह बातचीत यूजफुल यानी काम की थी। ये उन्हें महसूस कराता है कि उनके लिए क्या जरूरी है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना, सब भूल जाने से ज्यादा अच्छा होता है। सीखने वाला सवाल पूछना बातचीत को और भी ज्यादा पर्सनल बना देता है। आपकी टीम को यह महसूस होगा कि उन्होंने एक खास लेसन सीखा है। यह कोच के रूप में फीडबैक पाने का भी एक अच्छा तरीका है। जिन लेशंस को लोग जरूरी समझते हैं, आगे जाकर आपको उन्हीं लेशंस पर फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ यह सवाल आपके टीम को आपके कोच होने के वैल्यू को याद दिलाता है। मान लीजिए कोई आपकी टीम से पूछता है कि क्या आप एक अच्छे कोच हैं। वो तब उस समय के बारे में याद करेंगे जब आपने उनसे सीखने वाला सवाल किया था। वह उन लेशंस को भी याद करेंगे जो आपने उन्हें सिखाया था, और वो इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि आप कितने सपोर्टिव रहे हैं। द मास्टर क्लास चैप्टर। बहुत सारे सवाल पूछना कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए अपनी टीम से एक बार में एक ही सवाल पूछिए। कई बार इसका मतलब होता है कि आपको चुपचाप शांति से जवाब मिलने का इंतजार करना चाहिए। चुप्पी को तोड़ना किसी भी इंसान की आदत होती है। मान लीजिए आपने एक सवाल पूछा और ऐसा लगता है कि कोई भी उसका जवाब देना नहीं चाहता। आप चाहेंगे कि यह कैसा रहेगा या वह कैसा है, ऐसे सजेशन के जरिए आप उस चुप्पी को तोड़ें। एक कोच के रूप में आपको यह समझने की जरूरत है कि यह चुप्पी एक अच्छा साइन है। इसका मतलब है कि लोग आपकी बात ध्यान से सुन रहे हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं। इस चुप्पी से डील करना शुरू में अजीब लग सकता है, लेकिन एक अच्छा कोच अपने अंदर पेशेंस लाता है और अपनी टीम को वह चुप्पी तोड़ने के लिए समय देता है। आखिरकार जब कोई चुप्पी तोड़ता है और आपको जवाब मिलता है तो उसे ध्यान से सुनिए। कई कोच अपना सर हिलाते हैं और आई कांटेक्ट तो बनाकर रखते हैं, लेकिन बात को ध्यान से सुनते नहीं हैं। वह उनकी टीम द्वारा बताए गए सजेशन को नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसा करना टीम को अनइम्पॉर्टेंट और निराश महसूस कराता है। आपको करना यह चाहिए कि जवाब सुनने के बाद आपको दिखाना चाहिए कि क्या आपने उसे सुना है। आपको उनके जवाब के लिए रिस्पॉन्स देने की जरूरत नहीं है। आपको बस कुछ ऐसा कहने की जरूरत है जिससे आपकी टीम को बाकी सवालों का जवाब देने के लिए इनकरेजमेंट मिले। ऐसा कुछ शब्द बोलकर ही किया जा सकता है, जैसे बहुत अच्छे, मुझे यह पसंद आया, या यह अच्छा सुझाव है। यह प्रोसेस सिर्फ आमने सामने हो रही बातचीत में ही नहीं, बल्कि किसी भी तरह के कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। कई कोच जब अपनी टीम के सामने या उनके पास नहीं होते तो वे उन्हें कोच करने में स्ट्रगल महसूस करते हैं। लेकिन जो सवाल आपने इससे पहले वाले चैप्टर में जाना, वह आपको ईमेल और टेक्स्ट के जरिए भी इफेक्टिव कोचिंग देने में मदद करेगा। कंक्लूजन। सबसे पहले आपने किकस्टार्ट क्वेश्चन सीखा। आप जानते हैं कि बिजनेस को असरदार तरीके से परेशानियों को हल करने से क्या रोकता है। स्मॉल टॉक, अनप्रोडक्टिव मीटिंग्स और डिस्कशन की कमी से ऐसा होता है। आप इन परेशानियों को सिर्फ यह पूछकर कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, सुलझा सकते हैं। आप बातचीत में 3 Ps को देखकर और ज्यादा फोकस ला सकते हैं। 3 Ps का मतलब है प्रोजेक्ट, पीपल यानी लोग और पैटर्न। दूसरा, आपने और सवाल के बारे में जाना। कई बिजनेस अक्सर बाइनरी यानी 2 ऑप्शन के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। इसका मतलब है सिर्फ 2 ऑप्शन को कंसीडर करके लिया गया फैसला। इसका रिजल्ट यह होता है कि 50% फैसले फेल हो जाते हैं। इसका हल है और ऑप्शंस बनाना। इसके लिए आपको और सवाल पूछना पड़ेगा, एंड व्हाट एल्स, यानी और क्या, या इसके अलावा और क्या। तीसरा, अपने लेजी क्वेश्चन के बारे में सीखा। काम की जगह में प्रॉब्लम को सुलझाना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि लोग विक्टिम, इल्जाम लगाने वाला और बचाव करने वाला का रोल अपना लेते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो पहले पूछिए, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। यह आपको उस ड्रामे में फंसने से बचाएगा और इससे टीम को प्रॉब्लम समझने में भी आसानी होती है। चौथा, आपने स्ट्रेटेजिक सवाल के बारे में समझा। आप अच्छा काम कम और ग्रेट काम ज्यादा करना चाहते हैं। आप ऐसा थोड़े ज्यादा स्ट्रेटेजिक बनकर कर सकते हैं।
इसका मतलब है वह चुनना जो आपको नहीं करना है। आप यह इस सवाल के जरिए चुन सकते हैं, अगर आप इसके लिए हाँ कह रहे हैं, तो आप किस चीज के लिए ना कह रहे हैं। 5वां, आपने सीखने वाला सवाल यानी लर्निंग क्वेश्चन के बारे में सीखा। लोग सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीखते। एक कोच के रूप में आपको यह भूल जाने वाला प्रोसेस रोकना चाहिए। आपको उनसे पूछना चाहिए, आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल क्या था। इससे आपकी टीम को यह पता चलता है वह बातचीत मीनिंगफुल थी। इससे वह जरूरी सीख को लंबे समय तक याद रखेंगे। आखिर में अपने सीखा कि अपनी टीम से सवाल कैसे पूछना है। एक बार में सिर्फ एक सवाल पूछें, फिर उसके जवाब के लिए सब्र के इंतजार करें, और जब कोई अपनी चुप्पी तोड़कर बोलना शुरू करे तो उसे ध्यान से सुनें। अपनी टीम के द्वारा दिए गए सजेशन को एनकरेज करने वाले शब्दों के साथ स्वीकार करें। एक टीम को कोच करना किसी भी फील्ड में एक चैलेंजिंग जॉब है, लेकिन अपने टीम मेंबर्स को बढ़ते और अच्छा परफॉर्म करते देखना बहुत सैटिस्फैक्शन भी देता है, और इसे पूरा करने के लिए कोचिंग को जेन्युइन और इफेक्टिव होना जरूरी है। इस समरी से सीखे गए सवालों को पूछना अपनी आदत बना लीजिए, इससे आप जल्द ही एक बेहतरीन कोच बन जाएंगे।